have done the E0 cell का हमने galvanic cell representation we have done in our last class. Now we are starting with the application of E0 reduction value. Application of E0 reduction value. What are the basic application of E0 reduction values? What we can predict? First is the first application is we can predict the nature of electrode based on. ये आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन you'll get to know about this thing applications. कोई बात नहीं. और नेक्स्ट जो एप्लीकेशन होता है हमारा, अगला जो एप्लीकेशन होता है, टू प्रिडिक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर. तीसरा एप्लीकेशन है टू प्रिडिक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर. हम इसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं टू प्रिडिक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ Mn plus oxidation state. We can easily predict it. We can easily talk about the stability of a particular oxidation state. Next, to determine E0 cell, that is feasibility of reaction. So we can do various things based on this. एक एक करके we'll talk about this. First thing is nature of electrode. These are very, very important when it comes to entrance. And we have seen a lot of question in your CBSE as well. So what is the concept? ये देख लीजिए ध्यान से. हमारे पास इसमें हम लोग कहते हैं कि suppose we are given with few values, जैसे मैंने आपको E0 reduction values दे दी. ये माइनस, ठीक है, और दूसरी E0 वैल्यू दे दी मैंने. प्रोवाइडेड ध्यान रखना है कि अगर ये वैल्यू ऑक्सीडेशन में दिया होगा तो आपने इसको रिडक्शन में चेंज कर लेना है. तो कहते हैं बेटा इनमें से लीस्ट वैल्यू किसकी है, लीस्ट E0 रिडक्शन वैल्यू किसकी है. तो आप क्लियरली देख सकते हैं इसकी वैल्यू लीस्ट है, और जिनकी E0 रिडक्शन वैल्यू कम होती है वो एक्ट्स एज एनोड. एनोड होगा यानी कि नेगेटिवली चार्ज हो गया. नेगेटिवली चार्ज हो गया इसका मतलब अंडरगो ऑक्सीडेशन. तो सिर्फ अगर E0 वैल्यू से, और ये जो होगा निकल जो होगा कैथोड की तरह एक्ट करेगा, और कैथोड ये पॉजिटिवली चार्ज होता है इन गैल्वेनिक सेल, नॉट इन ऑल सेल. कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होता है और यहाँ पे रिडक्शन होती है. सो बेस्ड ऑन दिस E0 वैल्यू, क्योंकि इन्होंने सिर्फ E0 वैल्यूज हमारे को गिवन था, हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया गया था कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है. और ये ऐसे क्वेश्चंस हमारे पेपर में इनफैक्ट सीबीएसई में भी आए हुए हैं. तो वहां पे हमारे को थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है बेटा कि सर गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंट, अब बहुत इजीली मैं इसका गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेशन लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें पता है भाई कि ये तो हमने आइडेंटिफाई कर ही लिया कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है. तो रिप्रेजेंटेशन में वी हैव सॉल्ट ब्रिज. लेफ्ट में हम उसको लिखते हैं जिसकी ऑक्सीडेशन होती है, तो यहाँ पे हम जिंक को लिखेंगे क्योंकि हमने चेक कर लिया जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, और यहाँ पे निकल की रिडक्शन हो रही है. सो दिस इज माय galvanic cell representation, and based on this I can get the value of E0 cell. बहुत अच्छा, हम लोग we have done question as well. तो E0 right minus E0 left कर देंगे. right में we have nickel and left में we have zinc. so हमारी values आ गई. that value is minus 0.25 और minus 0.76. so you can get the answer as. so this is the first application of E0 reduction, कि हम इससे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड बता सकते हैं. हम ये बता सकते हैं कि भाई कौन एनोड की तरह काम करेगा और कौन आपका
कैथोड की तरह काम करेगा। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू मेरे बच्चे? यस सर। ओके, और बेटा जिसको भी प्रॉब्लम है प्लीज चैट बॉक्स में लिख दो। अभी आई डिडंट गॉट रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट, प्लीज बच्चे, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू मेरे बच्चे हो? ओके 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 ओके, ठीक है, ओके गुड, ओके बेटा, फाइन। नाउ the next property is E naught A, तो हम based on this what we predict is E naught reduction is directly proportional to your oxidizing power and it is inversely proportional to your reducing power. Okay, so what does mean? Because we have done electrochemical series as well, तो हमने वहां पे easily हमने ऑब्जर्व किया था ये सारी चीज। लेट्स डू अ क्वेश्चन कि आइडिया लग जाएगा आपको। फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ आपको। हमने आपको जिंक की वैल्यू, आई गिवन द वैल्यू ऑफ जिंक, हम जिंक की वैल्यू ले लेते हैं, इट्स -0.76 वोल्ट। हमने निकल की वैल्यू ले ली बेटा, हमने सिल्वर की भी वैल्यू ले ली। लेट्स टेक एल्यूमिनियम एज वेल, उसकी -1.66 वोल्ट होती है, ठीक है। हमने सिल्वर की +8.80 वोल्ट, और मुझे कहा था व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर अगर मुझे बताना है तो इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। तो रिड्यूसिंग पावर का जो ऑर्डर है वो अगर मैं अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखूं, जो कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया है, कॉन्सेप्ट में ये बताया कि जिसकी इनर्ट रिडक्शन वैल्यू कम होगी वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो अगर मैं इन वैल्यूज की तरफ नजर आ लूं तो सबसे लीस्ट वैल्यू इसकी है और इसकी वैल्यू सबसे हाईएस्ट है। तो समझ में आ जाता है कि भाई इनमें एल्यूमिनियम जो होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। लेकिन लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन इस बात का होता है कि अगर आपके पेपर में एल्यूमिनियम लिखा होगा तो आप बहुत इजीली टिक कर दोगे, लेकिन अगर आपके पेपर में ऑप्शन में Al3+ भी लिखा हो और Al भी लिखा हो, तब आपने ये तो आपने जज कर लिया कि चलो इनोट रिडक्शन एल्यूमिनियम का सबसे कम है और इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम 3+ में कोई एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन ये कि कौन, एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम 3+। तो याद रखिएगा एल्यूमिनियम 3+ की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की होती है क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, यानी वो खुद रिड्यूस होगा। एल्यूमिनियम आयन जो होते हैं Al3+ जो होंगे वो एल्यूमिनियम में रिड्यूस होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है, आपने आपको इनफैक्ट खुद पता भी होगा कि जो खुद को रिड्यूस करते हैं वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं। तो हमसे ये पूछा गया कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी हमसे ये पूछा जा रहा है कि वो कौन है जो, देखो क्या करते हैं, अगर वो खुद को रिड्यूस करेंगे तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे, और वो खुद को ऑक्सीडाइज करेंगे तो ही दूसरे को रिड्यूस करेंगे। तो हमने रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में देखना है कौन जो दूसरे को रिड्यूस करे, तो दूसरे को रिड्यूस एल्यूमिनियम करेगा क्योंकि एल्यूमिनियम खुद को ऑक्सीडाइज करता है। इसलिए बहुत केयरफुल रहना है, पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें बहुत स्पेसिफिकली ध्यान रखना है बेटा कि डोंट गो फॉर दिस ऑप्शन, ऑलवेज कंसिडर एल्यूमिनियम। मेटल को एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, नॉट द मेटल आयन। तो हम सबसे अच्छा एल्यूमिनियम को बोलेंगे, उसके बाद हमारा अच्छा होगा जिंक, देन वी हैव निकल, एंड सबसे पुअर रिड्यूसिंग एजेंट जो है इट इज सिल्वर। सो होपफुली ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर होगा बेटा, वो कंफ्यूजन सबका दूर हो गया होगा एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम आयंस का। क्योंकि देखो बेटा रिड्यूसिंग एजेंट का आई विल टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट एज वेल। देखो क्या होता है, just have a look at the मतलब see the difference between what aluminium does and what aluminium 3+ ion। ये aluminium क्या करता है, aluminium has a tendency to get converted into Al3+। so क्या हम इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन नहीं बोलेंगे, isn't it? और एल्यूमिनियम 3+ जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और वो एल्यूमिनियम में कन्वर्ट होता है। तो आप खुद ही बताएंगे इस प्रोसेस को हम रिडक्शन नहीं बोलेंगे। तो आप खुद बताइए, एल्यूमिनियम 3+ की रिडक्शन रिडक्शन हो रही है, तो जिनकी खुद की रिडक्शन होती है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, तो इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो रिड्यूसेस अदर।
और ये क्या करता है, ऑक्सीडाइजेज अदर। होपफुली ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो मेरे बच्चों को, इजंट इट मेरे बच्चों? Yes, sir. Okay. This is my concept. So I have just done two applications. Number one, we can predict the nature of a drug electrode, which is very, very important question. Or we can predict the oxidizing and reducing power. And the third application we have is to predict the stability of Mn plus. यहाँ पे मैं concept करा देता हूँ. We'll do question later on. तो यहाँ पे concept है कि E naught reduction is inversely proportional to stability of Mn plus oxidation state. अब आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब के लिए हम नेक्स्ट कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे, पीछे नेक्स्ट पेज पे तो आ जाएगा। और यहाँ पे ई नॉट सेल आपको पता है, ई नॉट सेल आप ई नॉट राइट माइनस लेफ्ट करके ही निकालते हो, आपको ये जानते ही होंगे आप। और ये वैल्यू अगर मेरी ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो हम रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बोलते हैं, और ई नॉट सेल की वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई तो आपका जो रिएक्शन है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है या नॉट फिजिबल। तो ई नॉट रिडक्शन से ही हम ये निकालते हैं कि जब भी हम ई नॉट सेल निकालते हैं तो आपकी दोनों की दोनों वैल्यू रिडक्शन में होनी चाहिए। तो ये मेरा चौथा एप्लीकेशन था, ये ई नॉट सेल का। ये ई नॉट रिडक्शन वैल्यू की जो एप्लीकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एंट्रेंस में भी काफी यूज होता है, सीबीएसई में भी हम लोगों ने काफी क्वेश्चंस उसके करे हैं। तो लेट्स विल गो इन डिटेल अबाउट दिस। अगर आप इसका एप्लीकेशन देखना चाहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, तो मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन करा दूँ। जैसे मेरे पास सारी वैल्यूज है, मैंने कहा +2 का ही सबका ले लेते हैं, तो निकल का हमने ले लिया, निकल की वैल्यू है -0.25 वोल्ट। और जिंक की ले लेते हैं, जिंक की वैल्यू है -0.76 वोल्ट। +0.34 वोल्ट। और ये +80। अगर मैं आपसे स्टेबिलिटी और पूछूं, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सबसे स्टेबल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो Zn2+ का होता है, फिर Na2+ का हो, फिर Cu2+ का हो, और प्लस का तो ये सबसे लीस्ट है। क्लियर है मेरे बच्चों? Yes, sir. वी हैव डन इट, क्योंकि ई नॉट रिडक्शन जो होता है वो स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है बच्चों? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, कॉपी कर लो।
सो द थिंग इज कि मैंने बोला कि व्हेन इट कम्स टू, अगर मेरे पास ऑप्शन में ये आ जाए कि एल्यूमिनियम को बोलूं, क्योंकि आपने ये तो देख लिया कि भाई ई नॉट रिडक्शन वैल्यू एल्यूमिनियम की कम है, ये 1.66 माइनस में है। तो अगर हमसे ये क्वेश्चन ऑप्शन आ जाए, थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, अगर ऑप्शन में एल्यूमिनियम भी है और एल्यूमिनियम 3+ है तो हम किसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे? तो याद रखना है एल्यूमिनियम को आप रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, क्योंकि वो खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, और जिनकी खुद की ऑक्सीडेशन हो रही है वही दूसरे को रिड्यूस करेंगे ना बेटा। इसकी खुद की तो रिडक्शन हो रही है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट कहाँ हुआ? तो इसलिए मतलब एल्यूमिनियम को हमने रिड्यूसिंग एजेंट बोलना है, ना कि एल्यूमिनियम आयंस को। गॉट माय लॉजिक बच्चे? ओके बेटा, नेक्स्ट मूव ऑन करें नेक्स्ट टॉपिक पे। Yes, sir. Okay, now we have done E0 cell, we have done the application of E0 reduction values, and you can have a look, equations भी है, that's very very important, और इसमें हम we can do few questions as well. So once you have cooperated, so we can move on further beta. Now let's do few question based on this. We have been given with few values, aluminium 3+, it's minus 1.66, it's minus 2.93, it's minus 0.74, it's minus 0.76. Now if I'll ask you correct order of reducing power, I can ठीक है, so you can easily have an answer. The correct order of reducing power, I can see it has least value, और इनमें ऑब्वियसली सारे नेगेटिव है लेकिन ये मैक्सिमम होगा उस हिसाब से। सो द ऑर्डर इज, सबसे अच्छा इज पोटेशियम, देन वी हैव एल्यूमिनियम, देन वी हैव जिंक, देन वी हैव क्रोमियम। होपफुली क्लियर हुए सबको? Yes, sir. चलो अपना टाइम नहीं वेस्ट करते, फिर आगे एक नॉर्मल आइडिया दे दिया मैंने आप लोगों को, रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग पावर का क्वेश्चन आपको नॉर्मली कर सकते हैं। अदर क्वेश्चन? अच्छा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट,
वी हैव अब मेरे ख्याल से आप लोगों को लॉजिक समझ में आ रहा होगा why I have given this explanation of that concept CR और CR3 प्लस वाला। ये वैल्यूज को देख के आपने अंदाजा लगा लिया होगा सबसे कम वैल्यू किसकी है, इसकी वैल्यू लीस्ट है। और हमें पता है ये चीज, वी हैव डन द कॉन्सेप्ट कि ई नॉट रिडक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिड्यूसिंग पावर। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ, Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड मेरे बच्चे, बहुत बच्चों ने आंसर भी दे दिया मुझे, बिल्कुल एक्सीलेंट बेटा बच्चे। हाँ अंकित, वेरी गुड वेरी गुड। सोमिल बिल्कुल सही कहा बेटा, वेरी गुड गुड। सो नाउ आपको क्लियर कॉन्सेप्ट आ गया होगा बेटा। इट्स नॉट CR3 प्लस, इट्स CR को नहीं बोलना, CR3 प्लस को नहीं बोलना, क्योंकि CR3 प्लस खुद को रिड्यूस करेगा, ठीक है, और वो खुद को रिड्यूस करे इसलिए डेफिनेटली वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू मेरे बच्चों? नाउ इफ आई हैव सेम क्वेश्चन, इफ आई हैव सेम क्वेश्चन, तो अब आपका करेक्ट ऑर्डर देखो, एक मिनट, आई एम गिवन इट द सेम वैल्यूज, ये सेम क्वेश्चन होता है, एंड द क्वेश्चन इज वेरी गुड बिकॉज ये जेई का क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट। मतलब पर्टिकुलर अगर बोलोगे तो इट्स माय फेवरेट क्वेश्चन कह सकते हैं हम लोग। देखो, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, आपने पहले ऑप्शन नहीं बताना, ठीक है, क्योंकि दो आप बोल रहे हो उससे मैं अलग सा कुछ लिखा हूं मैंने। Now, tell me which is the correct option. Tell me, jaldi, fast. To be very honest, we just have 4 options. तो A, B, C, D आप लोगों ने बता ही दिया, so nothing is left now. So now आप दिया थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो हमने क्लियरली अपना जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बताया है, सी, आदित्य ने भी सी बोला है, हरमीत का ऑप्शन इज समहाउ डिफरेंट। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे ट्राई कर रहे हैं। एंड द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज द वैल्यूज। अब आप देख सकते हैं किसकी वैल्यू सबसे कम है, और उस हिसाब से हम लोगों ने शायद कुछ चीज को मिस कर दिया है, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। और क्यों है, तो अब आपको देखना है व्हाई दिस क्रोमियम। देखो बेटा, एक चीज हमें लॉजिकली समझना है, ये जो होंगे ना, ये दोनों में ये जो होगा ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है, ये नॉर्मली जो होते हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने क्रोमियम और क्रोमियम 3+ में कन्वर्ट थोड़े से कंफ्यूज हो गए, लेकिन आप लोग इस बात को भूल गए कि क्रोमियम 3+ कहीं और भी तो है। इसको तो आपने लीस्ट बोला, लेकिन इसके बाद सबसे कम वैल्यू किसकी है? सेकंड मिनिमम तो यही है। इसका मतलब क्रोमियम के बाद जो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट दैट इज CR3+। उसके बाद जो थर्ड सबसे कम वैल्यू है वो Cl- की है, फिर Mn2+ है। यस सर, वो वैल्यू से। हाँ, तो एक बार बिल्कुल शार्पली अटेम्प्ट करना है बेटा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, ये आपके जेई का क्वेश्चन है बेटा, और ये क्लैरिटी रखना है बेटा, सो दैट आप फ्यूचर में कंफ्यूज ना हो। नाउ होपफुली सबको क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी डाउट्स, एनी हेजिटेशन, तो आप चैट बॉक्स में लिख दो सो दैट वी कैन क्लियर इट आउट। हाँ बिल्कुल सही, बहुत बच्चों ने बी ऑप्शन टिक किया था। यस यस, ओके।
ओके, नाउ वी हैव डन दिस क्वेश्चन, होपफुली कोई डाउट तो नहीं है। कैन आई मूव ऑन फर्दर मेरे बच्चों? ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, लेट्स स्टार्ट विद द नर्स्ट इक्वेशन. Beta, if I say Nernst equation, it's very dot infinity important for CBSE. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट बोलना कम होगा, बहुत ज्यादा. मतलब what I can say is 100% क्वेश्चन इन CBSE. मतलब पेपर में इस टॉपिक से बेस्ड एक क्वेश्चन आना ही आना है. ठीक है, इस बार के सैंपल पेपर में भी है और डेफिनेटली हर बार आता है क्वेश्चन, तो इसको बहुत अच्छे ढंग से समझने की जरूरत है. हम लोगों ने 11th में भी हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को किया है. एक थर्मोडायनेमिक रिलेशन होता है, तो उस थर्मोडायनेमिक रिलेशन के हिसाब से इफ आई कंसीडर द थर्मोडायनेमिक रिलेशनशिप, तो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक रिलेशनशिप, डायनेमिक रिलेशनशिप, वो क्या होता है? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यूसी. ठीक है, हमें पता है डेल्टा जी की वैल्यू हो जाती है माइनस एन एफ ई सेल, और स्टैंडर्ड कंडीशन में हम इस डेल्टा जी को लिख देंगे नॉट में माइनस एन एफ ई नॉट सेल. अब ये दोनों हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, तो इट्स माइनस एन एफ ई सेल इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यूसी. ठीक है, next what I'll do is I'll divide the whole equation dividing throughout by minus nf, dividing throughout by minus nf. तो हो जाएगा, डिवाइड करो तो ये हो जाएगा E cell is equal to E naught cell minus 2.303 RT by NF log QC. ये जो इक्वेशन आया है, इसी इक्वेशन को हम लोग नर्स्ट इक्वेशन कहते हैं. ये तो मैंने डिराइव कर लिया, लेकिन अब पूछते हैं बच्चे की सर व्हाट इज नर्स्ट इक्वेशन, क्या होता है सर, इससे क्या सिग्निफिकेंस क्या नर्स्ट इक्वेशन की? तो ये एक ऐसा इक्वेशन है, इक्वेशन विच शोज, जब हम मैंने अब डिराइव कर लिया तो आई कैन क्लियरली सी द रिलेशन विच शोज द रिलेशन between E cell concentration, temperature, how these are related to each other. कैसे कॉन्सेंट्रेशन से आपके ई सेल को फर्क पड़ता है. जिस इक्वेशन में आप इसकी इस चीज की बात होती है, उस इक्वेशन को हम लोग नर्स्ट इक्वेशन कहते हैं. तो ये मेरा नर्स्ट इक्वेशन है. ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि आपके एक बार जेई के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आए थे, क्योंकि ये बहुत सारे चैप्टर से जुड़ जाता है, थर्मोडायनेमिक्स से डायरेक्ट लिंक हो जाता है. ये मेरा एक जनरल इक्वेशन हुआ, तो इसको हम कहते हैं नर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, ये हमारा होता है. अब हम बात करते हैं, अगर हम स्पेसिफिकली टेम्परेचर ले लें, मतलब एक एट 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन की बात करें, तो इस इक्वेशन में सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और उस समय ये इक्वेशन बन जाता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, और ये लॉग ऑफ क्यूसी बन जाता है. तो ये जो रिलेशन बना, ये सिर्फ और सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस पे ही एप्लीकेबल होता है. तो अगर आपके क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, नॉर्मली टीचर्स जो होते हैं वो 25 डिग्री सेल्सियस वाला ही क्वेश्चन देते हैं, लेकिन फिर भी अपने सेफ्टी के लिए जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए, प्लीज टेम्परेचर को जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए वो लोग टेम्परेचर 25 के बजाय कुछ और देते हैं. तो वहां पे फिर ये वैल्यूज काम नहीं आती है, वहां पे ये वैल्यूज थोड़ी सी डिफर कर जाएगी कि
हमारा वैल्यू कुछ और कंसिडरेशन में ले लेते हैं। तो इज इट फाइन मेरे बच्चे? चलो अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर दीज, तो ये कैसे निकालते हैं। ये तो आप देख लो ई सेल हो गया, जिसको आप सेल पोटेंशियल कह सकते हो, सेल ईएमएफ कह सकते हो। तो हम इसको नॉर्मली इसी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो हमने सेल पोटेंशियल कह दिया, ये होता है ई निकलता है ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट करके, जो हम लोगों ने बताया। एन जो होता है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है रिएक्शन के अंदर, और ये जो क्यू सी होता है इसको रिएक्शन कोएफिशिएंट कहते हैं। इस रिएक्शन कोएफिशिएंट की जो वैल्यू होती है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, तो अगर हम एक रिएक्शन कंसिडर करके एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ। सपोज ये मेरा रिएक्शन है जिंक Cu2 प्लस गिविंग यू Zn2 प्लस प्लस Cu। मैं प्रॉपर एक इक्वेशन लेके बता देता हूँ। यहाँ पे जिंक सॉलिड स्टेट में, यहाँ पे कॉपर सॉलिड स्टेट में है। यहाँ पे जिंक की वैल्यू 1 मोलर ले लेते हैं, यहाँ पे कॉपर की वैल्यू भी 1 मोलर ले लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको इग्नोर करेंगे। मान लीजिए इसकी कॉन्सेंट्रेशन एक्स मोलर है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन वाई मोलर है, तो जब हम क्यूसी निकालेंगे तो किसी ना किसी को इग्नोर करना होगा। हम कॉपर को डेफिनेटली इग्नोर करेंगे। वैसे तो क्यूसी होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में कॉपर भी आएगा और Zn2 प्लस भी आएगा, और रिएक्टेंट में भी Zn आएगा और Cu2 प्लस भी आएगा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, प्योर सॉलिड है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होती है, तो आप उसको बहुत इजिली इग्नोर कर लेंगे। और यहाँ पे क्यूसी की वैल्यू सिर्फ आयंस रह जाएंगे Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस, और इनकी वैल्यू आपको दी हुई है एक्स और वाई, वो आपने डाल देना है, तो क्यूसी आपका एक्स बाय वाई हो जाएगा। होपफुली ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ध्यान रखिएगा इस क्यूसी को निकालने के लिए आपको बार बार इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपके पेपर के अंदर अगर आपको जो रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है उसमें आपको इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे इक्वेशन बनाना पड़ेगा। और इक्वेशन कैसे बनाते हैं तो डोंट वरी, वो भी मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझा देता हूँ, ताकि आप इस क्वेश्चन को कर पाए। अब जैसे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, क्वेश्चन करते हैं ताकि क्लैरिटी आपको आ जाए हाउ टू यूज नर्स्ट इक्वेशन। मुझे क्या किया हुआ है इसमें, मैंने आपको ई नॉट वैल्यू दिया। मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन को कंसिडर किया है क्योंकि उसका कोई लॉजिक है। इससे मैं दो तीन चीजें आपको बताना चाह रहा हूँ, और ये मेरी एल्यूमिनियम की वैल्यू के, ठीक है, ठीक है, ये दिया हमने। और ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे निकल को हमने NiSO4 सॉल्यूशन में डाला हुआ है, और इस NiSO4 सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन इज 10 रेज टू द पावर -3 मोलर है, और इस एल्यूमिनियम आयन 10 रेज टू पावर -1 है, या 10 रेज टू द पावर -2 ले लो। और इस एल्यूमिनियम को हमने Al2SO4 के होल थ्राइस सॉल्यूशन में डिप किया हुआ है, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन 10 रेज टू द पावर -3 मोलर। इन्होंने आपको दोनों सॉल्ट सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन मेंशन कर दी है और कुछ नहीं बताया है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, ये सारा काम आप 25 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हैं, ये इन्होंने लिखा हुआ है छोटा सा। और आपको कहा कैलकुलेट ई सेल। देखो बेटा, जब भी आपके सीबीएसई में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहला जो सीबीएसई कहता है कि उनको नर्स इक्वेशन चाहिए होता है, क्योंकि आप जब जब वो आता है, मार्किंग स्कीम आती है सीबीएसई की, तो वहां पे आपको रिप्रेजेंटेशन लिखने के भी मार्क्स होते हैं, हर एक स्टेप का मार्क्स होता है। तो आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू नर्स इक्वेशन एट 298 केल्विन, जो 25 डिग्री सेल्सियस है, वो होता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल -0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ क्यूसी। देखो बेटा, इससे लिखने से ये भी पता चल जाता है कि आपको किस किस चीज की जरूरत है यहाँ पे। तो यहाँ पे सब चीज की जरूरत है, कुछ भी गिवन नहीं लग रहा हमको। तो यहाँ पे ई नॉट सेल भी निकालना है, यहाँ पे एन भी निकालना है, यहाँ पे क्यूसी भी निकालना है। तो भाई ई नॉट सेल निकालने के लिए ये पता करना होगा कि राइट में कौन है लेफ्ट में कौन है। क्यूसी निकालने के लिए मुझे पूरा रिएक्शन बताना पड़ेगा, और उसी रिएक्शन से एन भी निकलता है। तो हम पहले पूरा इक्वेशन बनाते हैं। तो अभी मैंने आपको एक एप्लीकेशन बताया था, और उसमें बताया है कि इन दोनों में जिसकी इनॉट रिडक्शन वैल्यू कम होती है वो रिड्यूस हो जाता है। यानी अगर हम बात करेंगे तो रिप्रेजेंटेशन अगर इसका लिखते हैं, तो मैं डायरेक्ट इसका गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेशन लिख सकता हूं। और गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेशन जब मैं लिख रहा हूं तो मुझे पता चल जाएगा कि एल्यूमिनियम की वैल्यू कम है, तो इसका मतलब वो ऑक्सीडाइज हो, और यहाँ पर निकल क्या होगा, रिड्यूस हो। तो
इससे मेरे पास पॉजिटिव बात ये रही कि मैं बहुत इजीली एल्यूमिनियम ई नॉट सेल इनका निकाल सकता हूँ। तो वो होता ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, और ये देखो दोनों वैल्यू रिडक्शन में है, इसलिए कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है आपको। रिप्रेजेंटेशन में बहुत केयरफुल रहना, ध्यान से देखिए आपको गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेशन में मैंने कैसे लिखा और यहाँ पे ई नॉट वैल्यू कैसे डाली हुई, आप देखो ई नॉट सेल निकाल लिया, ठीक है। एल निकल की वैल्यू इट्स -0.25 -1.66, तो इस -0.25 प्लस 1.66, तो द आंसर इज कमिंग आउट टू बी 1.41 वोल्ट। यहां तक मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगी जो मैंने ई नॉट सेल निकाला हो। कैसे मैंने किसको लेफ्ट में मिला, अब मुझे ओवरऑल रिएक्शन निकालना पड़ेगा, वो कैसे निकालते हैं तो देखो रिएक्शन, तो कहते हैं एनोड पे, एट एनोड क्या हो रहा है ध्यान से देखिएगा, आपको दिख भी रहा होगा एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, देख सकते हैं। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, एल्यूमिनियम किस में चेंज हो रहा है, Al3+ में, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा, 3 इलेक्ट्रॉन। निकल की बात कर रहे हैं जो कि कैथोड पे हो रहा है, तो कैथोड की बात कर रहे हो तो Ni2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके निकल में कन्वर्ट, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो कैंसिल आउट होता है वही आपका n होता है। तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो यानी इससे पता चल गया कि n की वैल्यू 6 हो गई। और जो मल्टीप्लाई करके जो बचा वो लिख दो 2Al प्लस 3Ni2 प्लस गिव्स 2Al3 प्लस 3Ni। तो जब मैं इसका QC निकालूंगा तो मुझे पता है इसको मैं इग्नोर कर दूंगा क्योंकि सॉलिड है, 1 मोलर हो जाएगी इसकी वैल्यू, इसकी भी 1 मोलर हो जाएगी। तो जब मैं QC निकालूंगा तो आपको सभी को पता है, यू ऑल नो इट वेरी वेल, क्या हो जाएगा बेटा, एल्यूमिनियम आयंस का हम कर देंगे स्क्वायर और निकल आयन का भी हम कर देंगे इसका क्यूब, ठीक है। एल्यूमिनियम की वैल्यू पता है और निकल की वैल्यू भी पता है, तो अगर मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा, इस एल्यूमिनियम की वैल्यू है 10⁻⁻3, उसका स्क्वायर कर देते हैं, और निकल की वैल्यू है 10⁻⁻2, उसका क्यूब कर देते हैं। देख लो यहाँ पे वैल्यूज थी ना दोनों की, ये मैंने डाल दिया यहाँ पे। अब डालेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6 अपॉन 10⁻⁻6, यानी QC जो हो गया वो 1 आ गया। सबसे पॉजिटिव पार्ट मैं बताता हूँ, इसकी अच्छी बात क्या हो गई कि QC 1 आ गया, तो अब मैंने नॉस्ट इक्वेशन लगा दिया, सारी वैल्यूज आ गई थी। ई सेल को ई सेल रहने दिया, ई नॉट सेल की जगह पे 1.41 माइनस 0.0591 अपॉन 6, लॉग ऑफ QC की जगह पे log 1 हो जाएगा क्योंकि QC की वैल्यू 1 आ गई। log 1 आपको पता है, सिंस log 1 इज 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो डायरेक्ट मेरा ई सेल आ गया 1.41 वोल्ट। मैंने आपको क्वेश्चन भी करा दिया और इस कॉन्सेप्ट में मैंने सब कुछ यूज करना आपको बता दिया, कैसे हमने ई नॉट से रिप्रेजेंटेशन लिखा, कैसे इक्वेशन निकाला और हमने नॉस्ट इक्वेशन को यूज किया। क्या मेरे बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरे बच्चों, यस और नो बोल दीजिए। चैट बॉक्स में भी अपने कोई अगर डाउट है तो बिल्कुल लिख सकते हैं अपने। Yes, sir. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू मेरे बच्चों? Yes, sir. Not getting reply, other student also reply, is it fine to all of you मेरे बच्चों? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नोट डाउन कर लेना बेटा, आई विल गिव यू चांस। चलो कॉपी कर लो, टेल मी कहाँ से कॉपी करना है। दिस इज योर, यू पीपल हैव कॉपीड दिस? Yes, sir. ओके, यहाँ से कॉपी करना बेटा। वी हैव सो मेनी स्टूडेंट्स और फिर रिप्लाई कुछ बच्चे कर रहे हैं। चलो गुड गुड गुड, चलो ठीक है, मतलब इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू मेरे बच्चे, जल्दी कॉपी कर लो। नहीं, अब ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है बिल्कुल अंकित ने कि सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ई सेल एंड ई नॉट सेल। बेटा बहुत डिफरेंस है, ये डिफरेंस आज से नहीं पढ़ते आ रहे हो, ये आप 11 से पढ़ते आ रहे हो। नॉट वर्ड का मतलब होता है स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड मतलब हो गया कि यहाँ पे हमने टेम्परेचर को 298 केल्विन ले लिया,
कॉन्सेंट्रेशन को 1 मोलर ले लिया, दैट इज व्हाई हम नेट पोटेंशियल निकाल रहे हैं ना। हमने 1 वाली वैल्यू ले ली कि भाई 1 मोलर पे क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसमें 298 पे क्या निकाला, लेकिन अगर टेम्परेचर कुछ और कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन कुछ और ले लिया, तो वहां पे उसका इफेक्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके सर, अगर हमें आइडियल से अलग आइडियल है तो वो तो आप कर ही रहे हो ना, यू आर डूइंग ओके इट। सर। ओके बेटा, नेक्स्ट पेज में मूव ऑन करें। Yes, sir.
Now the next part is relation between E naught cell and equilibrium constant. Kc. तो कहते हैं at 25 degrees Celsius E cell is equal to log of QC होता है। तो ऐसा हम ऑब्जर्व करते हैं कि एट इक्विलिब्रियम ई सेल की वैल्यू जो हो जाती है वो 0 हो जाती है और QC जो होता है वो KC के बराबर हो जाता है। तो व्हाट आई कैन से इज 0 इज इक्वल टू E naught cell minus 0.0591 अपॉन n log of QC। तो ये E naught cell is equal to 0.0591 अपॉन n log of KC। ये हमारे CBSE में डायरेक्टली रिलेशन लिखना भी आया हुआ है और न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं इस टॉपिक से। सो इम्पोर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स CBSE ये आ जाता है बेटा, नॉर्मली आपने डिफाइन किया हुआ है। अब नेक्स्ट हो जाता है एक नेक्स्ट रिलेशनशिप जो होता है वो भी बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है रिलेशन बिटवीन ई सेल एंड पीएच। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है और वो कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग देख लेते हैं। देखो, फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अगर बात करते हो, ऑब्वियसली पीएच H+ आयन से रिलेटेड ही है और उसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही कंसिडर करना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेंगे तो हम लिख सकते हैं 2H + 2 इलेक्ट्रॉन्स दैट गिव्स यू H2। ये नॉर्मलाइज इक्वेशन हुआ। हमें पता है कि E नॉट वैल्यू जो हाइड्रोजन की होती है दैट इज 0 वोल्ट होती है। तो अगर हम नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ई सेल, वैसे तो नॉर्मली लिखते हैं ई सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग ऑफ QC। क्योंकि ये गैस है, अगर गिवन नहीं होता तो इस गैस का प्रेशर 1 ले लेते हैं। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन हम दे लेते हैं 1 atm या 1 bar ले लिया। तो इसमें हमने क्या किया, ई नॉट सेल की वैल्यू 0 कर दी, माइनस 0.0591 अपॉन n, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 था तो 2 कर दिया यहाँ पे, लॉग QC होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन है, रिएक्टेंट में H+ है, तो इट्स 1 और H+ रेज टू द पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये माइनस 0.0591 अपॉन 2 था और ये आ जाएगा लॉग H+ रेज टू द पावर -2। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी आप सभी लोग जानते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी होती है x लॉग x की पावर m को m log x लिखते हैं, लॉग x के पावर m को हम m log x लिख देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको लिखा ई सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 और यहाँ पे -2 को हमने बाहर रखा और ये log H+ हो गया। एक मिनट, यहाँ पे log H+ हो गया। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और ये बच गया माइनस लॉग ऑफ H+। और आपको पता है सिंस pH इज माइनस लॉग ऑफ H+ को pH कहते हैं, तो इससे हमारा रिलेशन बन गया E cell is equal to minus 0.0591 into pH। This is one of the most important relationship। आप इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, आपके CBSE के अंदर एक क्वेश्चन भी है इस वाले फॉर्मूले पे और वो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल, द सेल पोटेंशियल, यानी अगर इनडायरेक्टली बात करोगे तो आपको पता है सेल पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड dipped in a solution
whose pH is 10. तो अब हमने ऑब्वियसली देख लिया है, फॉर्मूला भी है हमारे पास, सिंस E cell is what minus 0.0591 into pH. Since pH is दिया हुआ है आपके पास 10, तो डायरेक्ट फॉर्मूले में डालना, E cell is equal to हो गया minus 0.0591 into 10, आंसर आ गया minus 0.591, ये डायरेक्ट हो गया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो फुली क्लियर है मेरे बच्चों को? Is it fine मेरे बच्चों? Is it clear to all of you? Yes, sir. Okay, so this is what, these are the two relationships which are very very important. एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और आपका इसके बीच में रिलेशन, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए ई नॉट सेल और पीएच में ये रिएक्शन को यूज करके आप बहुत अलग अलग तरीके से होता है। ये मैं और भी न्यूमेरिकल्स कराऊंगा इसके, जो आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले फिलहाल कॉपी कर लीजिए इसके मेरे बच्चों। दिखा दो।